Hello friends, welcome to my channel Easy Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Chapter will be alternating current and today's topic will be LC oscillation, LC दोलन. ये टॉपिक आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द व्यू ऑफ इन द बोर्ड के एग्जाम ऑफ व्यू के से ये जो टॉपिक है आपका एलसी ऑक्सीलेशन, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपका एग्जाम में आपका आता ही आता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है लेकिन हम समझते हैं इसको. देखो एलसी ऑक्सीलेशन में मजा आएगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एलसी ऑक्सीलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सर्किट है एलसी ऑक्सीलेशन. बात समझना आप, टॉप नाम क्या हो, एलसी ऑक्सीलेशन. हमारे पास एक इंडक्टर है, एल मतलब इंडक्टर, उसको आप बोलते हो प्रेरण. और हमारे पास एक कैपेसिटर है, सी मतलब कैपेसिटर, जिसको आप बोलते हो संधारित्र. एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर. इस कैपेसिटर को आपने इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया. ये L और ये C. इस इंडक्टर को आपने इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया, तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को आपने नाम दिया LC सर्किट. एक ऐसी सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्ट हो, उस सर्किट को हमने नाम दिया कौन सी सर्किट, LC सर्किट. ये हो गया L, ये हो गया C. अब मैं आपको बोलता हूं कि जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आपका फुल चार्ज है, फुल्ली चार्ज है. बात समझना आप, ये कैपेसिटर आपका फुल चार्ज है. ये एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर पर एक प्लेट होती है पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट होती है नेगेटिवली चार्ज. ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है. और इसके अंदर जो चार्ज होता है वो स्टोर होता है. चार्ज इसके अंदर स्टोर होता है. बात समझना, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, स्टोर. चार्ज अगर इसके अंदर स्टोर होता है तो इसके अंदर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा. इसको हिंदी में क्या बोलोगे, वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा. अगर इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है, अगर वो चार्ज इसके अंदर Q है और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है U = Q²/2C. सेकेंड चैप्टर में आपका पूरा डिटेल में है, अभी के लिए केवल इतना ही. ठीक है, कैपेसिटर के पास जो चार्ज उसके अंदर स्टोर है वो कितनी चार्ज स्टोर है, Q. इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C. तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, U = Q²/2C. क्लियर है. और ये एनर्जी कौन सी है, एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा. यानी ये जो कैपेसिटर है ये आपका फुल चार्ज है. स्टार्टिंग में ये फुल चार्ज है, यानी कि इसके अंदर जितना आवेश, जितना चार्ज स्टोर हो सकता है वो चार्ज है. यहाँ पे ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है. ये फुल चार्ज है. और अगर ये फुल चार्ज है, बात समझना, अब ये फुल चार्ज है, अगर ये फुल चार्ज है तो यहां पर कुल कितना, मैक्सिमम कितना चार्ज है, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया QM. तो QM क्या है, QM क्या है, ये हमारा है मैक्सिमम चार्ज, महत्तम आवेश. यानी कि इसके अंदर टोटल कितना चार्ज स्टोर है, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, QM. QM क्या है हमारा, मैक्सिमम चार्ज. ठीक, अब बात समझो आप. जैसे ही आप इस कैपेसिटर को इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट करोगे, पहले इस कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं था, पहले कोई भी कनेक्शन नहीं है. ये बताओ, अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि क्या कैपेसिटर से चार्ज निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता है. उस कैपेसिटर के अंदर जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी रहेगा. जितनी एनर्जी पहले थी अभी भी उस कैपेसिटर के पास उतनी ही एनर्जी रहेगी. क्यों, क्योंकि सर्किट तो कहीं से कनेक्ट है ही नहीं.
ठीक है। अब जैसे मैंने इस कैपेसिटर को एक वायर लगा के इस सर्किट के साथ कनेक्ट किया, जैसे ही आप इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ ऐड कर दोगे, वैसे ही इस कैपेसिटर में से चार्ज आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो चार्ज यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो कैपेसिटर है, द कैपेसिटर विल बी इन द डिस्चार्जिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन? डिस्चार्ज। कैपेसिटर में से चार्ज आपका निकलना स्टार्ट हो गया। अब अगर यहां से चार्ज निकलना स्टार्ट हो गया, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव वाले प्लेट में से यहां से चार्ज आपका निकलना स्टार्ट हो गया। मींस कि इसका मतलब क्या हुआ? द चार्ज विल बी मूविंग, द चार्ज विल बी मूविंग, एंड इफ द चार्ज विल बी मूविंग इट मीन्स द करंट विल बी फ्लो इन द सर्किट। अगर चार्ज अगर आपका मूव कर रहा है, जिसका मतलब क्या है कि सर्किट में कहीं ना कहीं करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो यहां से अगर चार्ज मूव कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि सर्किट में करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया। बात समझ आ रही है? अब मुझे अभी बताओ, तो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास टोटल कितना चार्ज था? मैक्सिमम चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था। यहां पर टोटल कितनी एनर्जी थी? मैक्सिमम एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी? मैक्सिमम। तो इन द स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास टोटल कितनी एनर्जी थी? Qm²/2C, क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C। तो स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम, तो यहां की एनर्जी कितनी? Q²/2C। और इंडक्टर की कितनी एनर्जी थी स्टार्टिंग में? तो स्टार्टिंग में तो कोई यहां पे कुछ था ही नहीं ना, यहां पर कोई करंट फ्लो ही नहीं रहा था। तो स्टार्टिंग में इंडक्टर की जो एनर्जी है UL विल बी 0। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ इंडक्टर इन द स्टार्टिंग कंडीशन। अब धीरे धीरे यहां से चार्ज निकलना शुरू हुआ है, मतलब यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ये बताओ, तो जब ये इस वाले कॉइल में करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है कि जैसे यहां पर करंट फ्लो होगा, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण क्रिएट होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज। यानी कि अगर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र आपका क्रिएट हुआ। मुझे अभी बताओ, तो यहां पर इस इंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पे इस इंडक्टर के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा। और उसका फॉर्मूला कितना, ये आपने देखा है 1/2Li²। ये आपका चैप्टर नंबर 6 में है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? अगर उस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो एनर्जी कितनी? U = 1/2Li²। ये आपने चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऑलरेडी आपने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी होगी? मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। यहां से चार्ज आपका निकलना स्टार्ट हुआ और करंट आपका यहां पे फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि धीरे धीरे चार्ज यहां से निकल रहा है, और करंट जैसे जैसे ये चार्ज आपका यहां से निकलेगा, वैसे वैसे यहां पे करंट आपका इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपका ये चार्ज आपका निकलेगा यहां से, वैसे वैसे यहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। सपोज करो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 100 कूलम चार्ज था। सपोज करो कि यहाँ पर कितना चार्ज था स्टार्टिंग में? 100 कूलम। यहां से 10 कूलम चार्ज निकला, 10 कूलम स्टार्टिंग में। यहां से 10 कूलम यहां से चार्ज निकलेगी, तो अगर यहां से 10 कूलम चार्ज निकलेगा तो यहां पे चार्ज कितना? 10। यहां पे चार्ज कितना? 90। 10 कूलम और निकला तो यहां पे कितना? 20। यहां पे कितना? 80। अब यहां से 30 निकला तो यहां पे 30, यहां पे 40, यहां से 50 निकला तो यहां पे 50, यहां पे 60। यहां से आपका पूरा का पूरा जो 100 चार्ज था वो निकल के आपका यहां पे आ गया। मुझे आप ये बताओ, अगर यहां पे पूरे के पूरे चार्ज अगर आपके इंडक्टर में आ गए तो यहां की एनर्जी कितनी? ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया। अभी आपका कैपेसिटर विल बी इन द डिस्चार्जिंग कंडीशन। यहां पे कोई भी चार्ज अभी आपका नहीं बचा।
अब बात बिल्कुल आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी, ये प्लस था और ये माइनस था। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन में ये कैपेसिटर पे कोई चार्ज बचा ही नहीं, कैपेसिटर आपका पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, पूरी की पूरी एनर्जी कहां पे आ गई, पूरी की पूरी जो चार्ज है, फुल चार्ज आपका इंडक्टर के अंदर आ गया। अब ये तो अगर इंडक्टर के अंदर फुल चार्ज आ गया तो इंडक्टर की जो एनर्जी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी, कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो चुका ना, तो कैपेसिटर के पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, यानी कि आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0, और इंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। पहली सिचुएशन ये थी, दूसरी सिचुएशन ये, स्टार्टिंग में देखो पहली बार करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा था। अब जब ये करंट आपका निकलते निकलते यहां पे ये इंडक्टर में पूरा फुल करंट आ गया और ये हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई भी चार्ज अभी आपका नहीं है, ये तो फिर से करंट यहां पे एंटर करेगा। तो जब ये करंट जहां से एंटर करेगा तो अब देखो करंट एंटर करने का मतलब क्या हुआ कि फिर से यहां पे चार्ज आ रहा है। जब ये चार्ज इस कैपेसिटर के अंदर फिर से एंटर करता है तो कैपेसिटर आपका फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर के अंदर चार्ज एंटर कर रहा है मतलब चार्ज, कैपेसिटर विल बी इन द चार्जिंग कंडीशन। कैपेसिटर में से चार्ज निकल रहा है मतलब कैपेसिटर विल बी इन द डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो पहले केस में यहां से चार्ज निकल रहा था तो वो था डिस्चार्जिंग कंडीशन। अभी यहां से चार्ज आपका एंटर कर रहा है तो जहां से एंटर करेगा वो हो जाएगा प्लस, और जो उसके अपोजिट वाली प्लेट हो जाएगी माइनस, यानी कि फिर से कैपेसिटर क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, चार्ज कंडीशन में होगा। तो पहले हो रहा था डिस्चार्ज और अभी होगा फिर से चार्ज, यानी कि फिर से यहां का जो 100 जो चार्ज था वो धीरे धीरे इसके अंदर आएगा। तो यहां का चार्ज, यहां की जो करंट है वो धीरे धीरे कम होगी और यहां की जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक कंडीशन ऐसा था कि फिर से इसके अंदर जो 100 चार्ज थे वो पूरे के पूरे फिर से इसके अंदर आ गए। अभी तो जब फिर से पूरे के पूरे चार्ज इसके अंदर आ जाएंगे तो ये प्लेट कौन सी हो जाएगी, प्लस, और ये हो जाएगी माइनस, यानी कि फिर से देखो कैपेसिटर आपका फिर से चार्ज कंडीशन में आ गया। पहले चार्ज कंडीशन में था, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ। अभी तो जब ये फिर से जब चार्ज में आ जाएगा तो इस कंडीशन में यहाँ की एनर्जी कितनी, यहाँ से तो पूरी करंट निकल गई, यानी कि फिर से ये आपका यहाँ पे ये फुल्ली चार्ज हो गया। मतलब फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी Q²/2C फिर से मैक्सिमम, और इंडक्टर की एनर्जी फिर से कितनी हो गई, 0। अभी तो यहाँ पे चार्ज आ गया। अब चार्ज यहाँ पे आने के बाद से फिर से आपका अगर ये डिस्चार्ज हो गया, यानी कि यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये फिर से आपका जो कैपेसिटर है वो फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार डायरेक्शन आपकी चेंज होगी, ये प्लस है ये माइनस है, तो चार्ज आपका कहाँ से निकलेगा, प्लस से, यानी कि करंट आपकी इस तरीके से आपकी फ्लो होगी। तो फिर से यहाँ से चार्ज निकलेगा, फिर से धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो पहली कंडीशन में देखो चार्ज आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा था, दूसरी कंडीशन में चार्ज देखो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, फिर नेक्स्ट में चार्ज इस तरीके से, फिर चार्ज आपका क्लॉकवाइज। करंट एक बार क्लॉक, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, चार्ज पार्टिकल एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू होके यहाँ पर ऑक्सीलेट करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज एंड एक बार एंटी क्लॉकवाइज, जिसके कारण आपने इस पूरे सिस्टम को नाम दिया LC ऑक्सीलेटर, LC दोलन। Means LC oscillator is a type of circuit in which the charge particle oscillate with the help of inductor and capacitor। एक ऐसी सर्किट जिसमें आवेश जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की सहायता से उसके अंदर दोलन करते रहते हैं, ऐसी सर्किट को हम बोलते हैं, ऐसे परिपथ को हम बोलते हैं LC दोलन। बात समझ में आ गई। यहाँ पे LC दोलन में, LC सर्किट में हो क्या रहा है, पहले कैपेसिटर की जो एनर्जी थी, बात समझो आप ध्यान से, पहले जो कैपेसिटर की एनर्जी थी ये एनर्जी कौन सी थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी थी, एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ये कैपेसिटर आपका चार्ज था तो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी। इंडक्टर की एनर्जी कितनी थी, 0। कैपेसिटर आपका धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ का चार्ज कहाँ पे जगह है, इंडक्टर के अंदर। तो जब ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है तो इंडक्टर की जो एनर्जी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। एक कंडीशन में कैपेसिटर आपका बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया तो इंडक्टर की जो एनर्जी वो मैक्सिमम हो गई, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में। वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो गया किसमें, चुंबकीय ऊर्जा में। फिर से जब ये इंडक्टर से चार्ज फिर से कैपेसिटर के अंदर जाएगा तो ये मैग्नेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और ये कैपेसिटर की एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी।
मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड अगेन मैग्नेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लॉस एनर्जी का नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। तो यहां पे क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एंड अगेन मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से आपका एनर्जी का कन्वर्जन आपका हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, तो क्या इसकी जो एनर्जी है वो हमेशा वही रहेगी जो पहले थी? यानी कि अगर इसके पास 100 जूल की एनर्जी है तो क्या हमेशा एनर्जी 100 जूल की रहेगी क्या? नहीं। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो तो ये 100 जूल की एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि ये वायर है, ये वायर है, ये कॉइल है। तो इस वायर और कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी लॉस होगी। एनर्जी थोड़ी बहुत यहां पर आपकी क्या होगी, आपकी जो एनर्जी है वो लॉस आपकी 101% आपकी एनर्जी यहां पर लॉस आपकी होनी ही होनी है, थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होगी। यानी कि फॉर एवरी साइकिल पर एनर्जी यहां से कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी थोड़ी बहुत लॉस होती रहेगी प्रैक्टिकली। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि एलसी ऑक्सीलेटर इसका यूज कहां पे करोगे आप? तो एलसी ऑक्सीलेटर का यूज कहां पे करोगे, बात समझो आप। ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो हमारा एक सिग्नल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि एलसी ऑक्सीलेटर, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहीं पे एक वायर लगा दिया, यहीं पे मैंने एक एंटीना लगा दिया, तो ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड होके यहां से आपका एक सिग्नल क्रिएट होगा, दैट सिग्नल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एलसी ऑक्सीलेटर का यानी कि एलसी सर्किट का हम यूज कहां पे करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को प्रोड्यूस करने में, वैद्युत चुंबकीय तरंग को प्रोड्यूस करने में हम एलसी ऑक्सीलेटर यानी एलसी सर्किट का हम यूज वहां पर करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इस पे चलते हैं, इसके मैथमेटिक्स पे। ठीक है, चल। ये आपके पास था इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C मैं मान लेता हूँ, यहाँ का इंडक्टर C L, यहाँ पे जो चार्ज पूरा है वो QM, मैक्सिमम चार्ज। QM क्या है? मैक्सिमम चार्ज, महत्तम आवेश। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है? चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ाया है Q/C। ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। कैपेसिटर का वोल्टेज अगर उस पर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस उसका C है, तो उसका वोल्टेज कितना होगा? Q/C। ये इंडक्टर है, अगर इस इंडक्टर के अंदर I करंट फ्लो हो रही है, I करंट, तो इसका जो वोल्टेज होता है वो आपने पढ़ा है, इंडक्टर का वोल्टेज L/di/dt, चैप्टर नंबर 6 में ही L/di/dt। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे वोल्टेज कितना था? Q/C। तो जितना ये होता है यहां पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां पे पहुंचेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि Q/C, ये नेट वोल्टेज आपने सप्लाई किया, तो इंडक्टर में वोल्टेज कितना जाएगा? L/di/dt। यानी कि जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वही वोल्टेज आपका इंडक्टर के अंदर जाएगा। इसको इधर लेके आओ, Q/C माइनस L/di/dt। I इज इक्वल टू आपने देखा dq/dt, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, I इज इक्वल टू dq/dt। बट इस केस में अगर आप देखो तो अगर यहां से चार्ज अगर आपका कम हो रहा है तो यहां की करंट आपकी इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर मैं यहां पे जो चार्ज है, जैसे जैसे यहां का चार्ज आपका कम होगा वैसे वैसे यहां पे जो करंट है वो आपकी इंक्रीज होगी।
ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। चार्ज यहां से कम होगा, जितना चार्ज यहां से निकलेगा उतनी करंट यहां पर इंक्रीज होगी। मतलब करंट और चार्ज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्सली हैं, अपोजिट हैं। चार्ज अगर कम हो रहा है तो करंट आपका इंक्रीज होगा। तो मैंने यहां पर एक साइन यूज किया माइनस का। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होगा वैसे वैसे करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, चल यहां पर Q अपॉन C माइनस L di अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इसको इधर करोगे तो माइनस L d अपॉन dt और I की जगह पर मैंने लिख दिया ये माइनस डी क्यू अपॉन dt शुड बी इक्वल टू 0। इसको माइनस इंटू माइनस इसको ये हो जाएगा प्लस। इसको आप लिख सकते हो L d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस q अपॉन c शुड बी इक्वल टू 0। L को नीचे कर दो, ये आपका हो जाएगा d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस q अपॉन lc शुड बी इक्वल टू 0। ये आप इक्वेशन देखो तो ये क्या है, ये चार्ज का सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएट इक्वेशन है। यानी कि जो चार्ज, अच्छा ये तो यहां पर ऑक्सीलेट कौन कर रहा है, यहां पर ऑक्सीलेट कौन कर रहा है, तो यहां पर चार्ज का जो चार्ज है वो ऑक्सीलेट कर रहा है। चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। चार्ज पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो चार्ज का जो मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपने 11th में, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, क्लास 11th में कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, मान लो ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपका ये इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये इस तरीके से, यानी कि ये कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे, इसका मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस डिस्टेंस को आपने नाम दिया x। तो अगर ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सरल आवर्त गति परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाला था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x शुड बी इक्वल टू 0। ये आपका क्लास 11th का है, ये आपने क्लास 11 में निकाला था कि कोई भी पार्टिकल अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी पार्टिकल, तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब ये बताओ इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन आपको सेम टू सेम एक जैसे दिखते हैं। ये आने का मतलब क्या हुआ कि एकदम बात क्लियर हो चुकी है कि ये आपका कहीं ना कहीं इसी की जैसा आपको दिख रहा है। तो ये जो इक्वेशन होगा वो किसका इक्वेशन होगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। मतलब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका परफॉर्म करता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करो, कंपेयर करो, तो यहां पर x है, यहां पे क्या है, चार्ज। यहां भी देखो x है तो यहां पे चार्ज है। यहां पर ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे यहां पे कितना है, 1 अपॉन LC। ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे यहां पे कितना है, 1 अपॉन LC। मतलब लिख सकते हो आप ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पर कितना, 1 अपॉन LC, और ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट LC। और कहीं ना कहीं ये आपने पढ़ा है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, ये आपने पढ़ा है। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, यही होता है। देखो यहां से भी वही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, चार्ज का मैंने फॉर्मूला लिखा। ये बताओ तो चार्ज यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है। चार्ज जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है या तो इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, स्टार्टिंग में ये बताओ दे, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है ना। चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन होगा, ये बात कंफर्म है। टाइम जैसे जैसे आपका चेंज होगा वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी चेंज होगी। तो उसी बात, किसका फंक्शन होगा, साइन का फंक्शन होगा कि कॉस का फंक्शन होगा। तो ये बताओ तो स्टार्टिंग में जब टाइम आपका 0 है तो यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है। ये बताओ तो साइन में क्या होता है, स्टार्टिंग में वैल्यू 0 होती है, और कॉस में क्या होता है, स्टार्टिंग में वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो साइन का फंक्शन होगा कि कॉस का फंक्शन होगा। 100% कन्फर्म है किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। तो Q इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा QM cos ओमेगा नॉट प्लस फाइव द फेज डिफरेंस। ये चार्ज का इक्वेशन लिख सकते हो आप, सीधे 100% लिख सकते हो कि क्योंकि यहाँ का जो चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो Q इक्वल टू, जैसे V का फॉर्मूला था V इक्वल टू VM sin ओमेगा t, I का फॉर्मूला था I इक्वल टू IM sin ओमेगा t। तो इस तरीके से चार्ज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू QM cos ओमेगा नॉट t प्लस फाइव द फेज डिफरेंस का आंसर।
कॉस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ का जो चार्ज है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस में की साइन में, कॉस में स्टार्ट होता है। बात समझ आ गई। तो मुझे यही निकालना है कि यहाँ का जो चार्ज है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो करंट है वो किसके अकॉर्डिंग बन रही है। आपको यहाँ पे दो ही चीज निकालनी है कि यहाँ का जो चार्ज है वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ की जो करंट है वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होगी। इस वाले सर्किट में अभी मुझे आप ये बताओ, इस वाले इक्वेशन में एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में जो चार्ज है वो आपका मैक्सिमम चार्ज होगा कि नहीं। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग की जब कंडीशन है तो यहाँ का जो चार्ज है वो कितना है, मैक्सिमम है, और t इक्वल टू 0 पे जो करंट है वो कितनी है, वो 0 है। स्टार्टिंग में यहाँ का जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ की करंट कितनी होगी, वो तो 0 होगी ना। चलो ये दोनों इक्वेशन को मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ। t इक्वल टू 0 पे q इक्वल टू qm, तो यहाँ पर q की जगह मैंने लिखा qm कॉस, और यहाँ पे मैंने लिखा 0, तो ओमेगा नॉट इंटू 0 प्लस फाइव, ये हो जाएगा कॉस फाइव, ये तो 0 हो गया, तो और ये कैंसिल, यानी कि 1 इक्वल टू कॉस फाइव। कॉस में वैल्यू 1 किसकी होती है, 0 डिग्री की, तो 5 इक्वल टू 0, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट आगे आपको आगे बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। चल 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे आप जो इक्वेशन था आपका चार्ज का इक्वेशन कितना था, मेन q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो आपने वैल्यू 5 की 0 निकाल दी, तो यहाँ पे 5 की जगह भी 0 पुटअप कर देते हो, q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी। ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, चार्ज का। मतलब कि जो चार्ज है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब करंट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो करंट निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि एट t इक्वल टू 0 आई शुड बी इक्वल टू 0। अगर t की वैल्यू 0 है तो i भी आपका 0 है। तो यहाँ पर आप i कैसे निकालोगे, पहले वो निकाल लो। तो यहाँ पर i कैसे निकालेंगे हम, तो q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी। तो मैं i निकालने के लिए मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू एम कॉन्स्टेंट है, तो क्यू एम बाहर, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा नॉट टी। ये होता तो आई, ये डी क्यू अपॉन डी टी आई हो जाएगा ना, और एलसी ऑक्सीलेशन में ये माइनस होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जब चार्ज डिक्रीज होगा तो करंट आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाया तो यहाँ भी माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू माइनस क्यू एम कॉस थीटा का इंडिकेशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा नॉट टी इनटू, फिर से मैं इसको इंडिकेट डिफरेंशिएट करता हूं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएट टी के स्क्वायर में 1। आई इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्यू एम ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आई इक्वल टू, ये बताओ ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा नॉट टी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप चार्ज और करंट का इक्वेशन देखो तो चार्ज आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, साइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सॉरी करंट आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और चार्ज आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, कॉस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, ये मैं बात करता हूं करंट की, ठीक है। करंट आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो करंट आपका चेंज हो रहा है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये बताओ, तो ये टाइम मैंने लिया, ठीक है। ये बताओ तो साइन का फंक्शन यहाँ 0 से स्टार्ट होगा इस तरीके से, ये 0, ये फुल साइकिल में t, हाफ साइकिल में t/2, ये उसका हाफ t/4, ये कितना 3t/4, यही होता है। ये t, ये हाफ t/2, ये हाफ t/4, 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 इस तरीके से आपका होता है ना, ठीक है। यहाँ पे करंट कितनी, मैक्सिमम कितनी, प्लस आई एम, करंट आपकी मैक्सिमम कितनी है, प्लस आई एम। यहाँ पे करंट कितनी, मैक्सिमम होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस आई एम, ये सब आपको पता है। ये तो हो गया करंट का ग्राफ। अब चार्ज का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो चार्ज देखो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो चार्ज आपका चेंज हो रहा है कॉस के अकॉर्डिंग। ये बताओ तो कॉस का जो ग्राफ है वो इस तरीके से कुछ आता है,
यानी कि यहाँ पे चार्ज आपका मैक्सिमम कितना QM और यहाँ पे चार्ज आपका मिनिमम यानी कितना माइनस QM। ये आपका एक साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये टाइम कितना है T, ये टाइम कितना है T/2, ये टाइम कितना है T/4, ये टाइम कितना है आपका 3T/4। क्लियर? ये करंट का है, ये करंट का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और ये ग्राफ किसका है? चार्ज का ग्राफ है। अब यहीं पे आप मुझे अब ये बताओ, यहीं पे आप मुझे फटाफट ये बताओ, जैसे अब मुझे आप फटाफट ये बताओ, स्टार्टिंग में जब आपका कैपेसिटर इस तरीके से लगा है, अब मैं आपको एक 4-5 डायग्राम बता के दिखाता हूं। ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर, ये प्लस चार्ज था और ये माइनस चार्ज था। स्टार्टिंग की कंडीशन जब टाइम आपका 0 है, एट t = 0। ये बताओ तो अगर t = 0 होगा तो ये आपका यहाँ पे ये मैक्सिमम चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कितना है QM। क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है? कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब 0 है तो स्टार्टिंग में 0 कंडीशन में करंट कितनी? 0 और चार्ज कितना? मैक्सिमम, यानी कि कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी? QM²/2C और इंडक्टर की एनर्जी कितनी? इंडक्टर की एनर्जी होगी 0। ये आपका फुल चार्ज है। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अभी तो यहां से चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एट टाइम T/4 पे क्या होगा? देखो T/4 पे क्या होगा? T/4 पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा यहां से चार्ज निकलेगा ना, चार्ज निकलेगा तो करंट इसके अंदर जाएगा। ठीक, तो T/4 पे क्या है कंडीशन समझो। तो T = T/4 पे जो करंट है वो मैक्सिमम है। करंट अगर मैक्सिमम है तो एनर्जी कहाँ की मैक्सिमम हो जाएगी? इंडक्टर की, यानी कि एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2Li²। और T/4 पे चार्ज आपका हो गया 0। अब अगर चार्ज अगर आपका 0 हो गया तो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी? 0। मतलब ये जो कैपेसिटर ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, ये डिस्चार्ज हो चुका है और यहाँ पे आपकी एनर्जी मिल रही है, यानी कि करंट यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है। करंट अगर आपका फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रिएट होगी। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या आएगी? एट t = T/2। T/2 पे क्या आएगा वो समझ लो। T/2 पर जो करंट है वो कितनी है? 0 है। और T/2 पर जो चार्ज है वो आपका कितने है? माइनस में है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि अलग माइनस पोलैरिटी चेंज हो गई। तो पहले T/2 पे करंट कितनी है? 0 है। तो अगर टाइम हमारा T/2 है तो करंट 0 का मतलब क्या हुआ कि जो इंडक्टर की एनर्जी है वो हो गई 0 और कैपेसिटर की जो एनर्जी है T/2 पे चार्ज देखो मैक्सिमम है तो कितना? QM²/2C, लेकिन पोलैरिटी चेंज माइनस ये है तो पहले ये प्लस था तो अभी कौन सा प्लस होएगा? ये प्लस हो जाएगा आपका। यहां की एनर्जी 0 तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो चेंज हो गई। अब T/2 पे आपका हो गया। अब बात करते हैं 3T/4 पे। तो 3T/4 पे क्या होगा? ये इंडक्टर, तो T = 3T/4। ये बताओ 3T/4 पे क्या है? 3T/4 पे जो करंट है वो मैक्सिमम में है लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज है। तो यानी कि इंडक्टर की जो एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम कितनी? 1/2Li² और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी? तो 3T/4 पे चार्ज आपका 0 है तो एनर्जी 0। करंट की डायरेक्शन चेंज है 3T/4 में। तो पहले करंट आपका जा रहा था देखो इस तरह से, इस तरीके से, ये अभी ये प्लस हो गया तो करंट आपके करंट की डायरेक्शन चेंज, यानी कि जो करंट होगा वो इस तरीके से आपका फ्लो आपका होगा। यानी कि 3T/4 पर जो इंडक्टर की एनर्जी वो मैक्सिमम हो गई, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपका नहीं। तो पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन रहा था, अभी मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से मिल रहा है। फिर नेक्स्ट कंडीशन में एट T = T पे क्या होगा? एट T = T, तो एट T = कैपिटल T, तो T = कैपिटल T में फिर से चार्ज विल बी 0, यानी कि इंडक्टर की एनर्जी 0 हो गई और कैपेसिटर की एनर्जी, तो कैपेसिटर फिर से आपका प्लस पे आ गया जो पहले था, यानी कि QM²/2C, यानी कि जो पहले कंडीशन थी वही कंडीशन देखो फिर से आ गई। अब यहाँ की एनर्जी प्लस में आ गई, यानी कि चार्ज अगर आपका यहाँ से एंटर करेगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस। इस तरीके से आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑक्सीलेट करता है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इस तरीके से आपकी कन्वर्ट आपकी होती रहती है। बट टोटल एनर्जी हमेशा और हमेशा कितनी होगी, कांस्टेंट होगी, हमेशा और हमेशा। कैसे, जैसे यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी, ये था, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी, इन दोनों को ऐड करोगे तो एनर्जी कितनी, Qm²/2c। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी, तो 1/2 Li² + 0। ये इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, तो ये भी जो है ये भी Qm²/2c के ही इक्वल आएगा। आपका टोटल जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बात समझ आ गया? ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो एलसी ऑक्सीडेशन का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।